नमस्कार। वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? इस क्लास में हम बहुत ही बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मतलब किसी भी लेवल का ट्रिग्नोमेट्री, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बने रहिए, आप साथ बनाए रखिए। आपको कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री का एक कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। पूरा पूरा ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट बीइंग डिले। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, तो सबसे पहले तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि है क्या। देखो, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री मीन्स ज्योमेट्री। ट्रिग्नो मीन्स, ट्रिगो मीन्स ट्रायंगल, एंड मेट्री मीन्स होता है ज्योमेट्री। मतलब आपको ट्रायंगल की ज्योमेट्री के बारे में समझना है। आपको ट्रायंगल की ज्योमेट्री के बारे में समझना है। ज्योमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ज्योमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में समझना है। अच्छा, ट्रायंगल में होता क्या है जिसको हम मेजर करेंगे? ट्रायंगल में बेसिक क्या होता है? ट्रायंगल में सिंपली साइड होता है और एंगल होता है। तो आपको साइड को समझना है और एंगल को समझना है। दो ही चीजों को आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझना है और कुछ नहीं समझना है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वो आते हैं राइट ट्रायंगल से। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल से आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये समझना है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी एक राइट ट्रायंगल है, लेट्स से। और इसका जो साइड है ना, आपको पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस। तीन साइड होती है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि परपेंडिकुलर किसको माने और बेस किसको माने। हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोटेनस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड। ये सबसे बड़ी जो साइड है ट्रायंगल में दिखेगा, वही हाइपोटेनस है। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर, इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बेस आप जो समझते हो ना, सबसे नीचे वाली साइड होती है, ये वाली साइड। ये हमेशा नहीं होती। क्यों हमेशा नहीं होती? ये डिपेंड करता है एंगल, किस एंगल से आप मेजरमेंट कर रहे हो, आप कहां से देख रहे हो, कहां से आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां से देख रहे हो, यहां से अगर आप देख रहे हो इस साइड को, तो जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां से देख रहे हो, यहां से, तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो। जिस एंगल से देख रहे हो, उस एंगल के अपोजिट जो साइड है, जिस एंगल से आप देख रहे हो, उस एंगल के जो अपोजिट साइड है, वही होता है परपेंडिकुलर। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो आप एक गली में टहल रहे हो। ठीक है, किसी रोड पे या किसी गली में टहल रहे हो, और गली में बहुत सारे मकान होते हैं। शहरों में तो बहुत मकान होते हैं गली में, या मार्केट में भी बहुत मकान होते हैं। और मकान के ऊपर छत पे कोई कपड़े फैला रही है, तो कपड़े तो फैलाती हैं अक्सर। ठीक है, यहाँ पे स्टीरियोटाइप है, ऐसा नहीं है। कपड़े लड़के भी फैलाते हैं, लड़कियां भी फैलाती हैं। डिपेंड करता है कौन देख रहा है, किसको देखना चाहता है। बात समझे? बात समझना जरूरी है। ठीक है, डिपेंड करता है देख कौन रहा है, और जो देख रहा है वो किसको देखना चाहता है। ठीक है, जिसको देखना चाहता है वही उसी उसी को देखेगा ना। ठीक है, मान लो कोई लड़का है और एक कोई भी छत पे कपड़े फैला रही है। ठीक है, और यहां से ये देख रहा है इसको, छत पे देख रहा है। अब छत पे देख रहा है, तो ये जो दीवार की साइड है, दीवार है ना, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन जब ये देखेगी इसको, तो ये बेस उस इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल होते हैं। कब? डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर चेंजेबल।
ओके, बट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइपोटेनस एक तरह का मतलब एक लॉन्गेस्ट साइड है। यहाँ पे आपको इतना समझना है कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक रेशियोज होते हैं। उन बेसिक रेशियो को आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे समझना, सबसे पहला जो रेशियो होता है वो साइन होता है, साइन। अच्छा, साइन को SINE लिखते हैं, साइन, लेकिन इसका जो शॉर्ट टर्म है वो साइन है। लेट्स से ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा। एक्चुअल में साइन ऐसे नहीं लिखा जाता। एक्चुअल में साइन लिखा जाता है SINE, दिस इज साइन। लेकिन मैं अगर साइन लिख रहा हूं तो साइन का एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, लिखा यही जाता है। और साइन क्या होता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, दिस इज साइन। साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ओके, इट्स एंड कोसाइन। नेक्स्ट है कोसाइन, बट कोसाइन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉस। दिस इज कोसाइन, एक्चुअल में दिस इज कोसाइन, बट इट इज रिटन एज कॉस। दिस इज रिटन एज कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। नेक्स्ट इज tan थीटा। tan थीटा, tan theta is another ratio. This is the ratio of perpendicular and base. This is the ratio of perpendicular and base. इतना क्लियर? रेशियो आपको समझ में आया? तो शुरुआत में तीन ही रेशियो बने थे और इन तीनों रेशियोज का इनवर्स कुछ रेशियोज होते हैं। इन तीनों रेशियोज का इनवर्स कुछ रेशियो होता है। जैसे एग्जांपल के लिए नेक्स्ट रेशियो है कोसेक थीटा। नेक्स्ट रेशियो है कोसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो क्या है? कोसेक थीटा। इसको समझते हैं। नेक्स्ट रेशियो है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है इसी का इनवर्स, साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। तो साइन का इनवर्स कोसेक थीटा H/P हो जाएगा। और कोसाइन का इनवर्स सेक थीटा होता है, सेकेंड जिसको बोलते हैं सेक थीटा, जो कि H/B का रेशियो होता है। नेक्स्ट tan का इनवर्स होता है कॉट थीटा, जो कि B/P होता है। B/P इज द कॉस थीटा, कॉट थीटा। तो इतने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर 6, ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B, कोसेक H/P, सेक H/B, कॉट B/P। ठीक है, तो इन रेशियोज से हम कुछ रिलेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि साइन और कोसेक एक दूसरे का इनवर्स है। साइन और कोसेक क्या है? एक दूसरे का इनवर्स है। इसी तरह हम कह सकते हैं कोसेक और साइन भी एक दूसरे का इनवर्स होगा। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, कॉस और सेक भी इनवर्स में है, इनवर्स रिलेशन में है, और सेक और कॉस भी इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, आप देखोगे टैन और कॉट, टैन एंड कॉट ये भी एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में है, और कॉट एंड टैन ये भी इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, तो ये सब आपस में इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। कोसेक इज, यहाँ देख लो, ठीक है, कुछ चीजें हम और लिख सकते हैं, साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सुना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि दो चीजें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से सेक और कॉस इसका भी प्रोडक्ट 1 होगा। टैन और कॉट का भी प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, टैन और कॉट का भी प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा। इट इज क्लियर? तो एक चीज और यहाँ पे समझते हैं। जैसे समझो, आपने पढ़ा था कि साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू P/H होती है और कॉस की वैल्यू B/H होती है। अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूं, साइन और कॉस को डिवाइड करूं तो P/H डिवाइड बाई B/H मिलेगा। H H से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा P/B।
और आप जानते हो P बाई बी tan थीटा होता है, tan का रेशियो होता है, P बाई बी को हम लिख सकते हैं tan थीटा। इससे एक रिलेशन मिलता है, एक रिलेशन मिलता है क्या, कि tan थीटा जो है वो साइन और कॉस, साइन बाई कॉस के बराबर होता है। अब tan का इनवर्स क्या होता है, cot, तो cot क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, cos बाई साइन के इक्वल होगा। दिस इज cot एंड दिस इज tan थीटा। तो tan थीटा और cot थीटा ये होता है। अब हम थोड़ा सा वैल्यूज को समझते हैं, ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, tan और cot की जो रेंज है, वैल्यूज है, वैल्यूज का रेंज है, वो क्या क्या हो सकता है, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये सबसे पहले हम समझते हैं साइन थीटा को, देखोगे ध्यान से तो P बाई एच, ठीक है, P बाई एच आपने ये देखा है, ये P है और ये B है और ये H। आपको ये पता है कि P और H, P और H को अगर ध्यान से देखोगे तो H इज द लॉन्गेस्ट साइड, H सबसे बड़ी साइड है, और P छोटी साइड होगा, H से छोटी साइड होगी, ये तो क्लियर है। स्मॉल, देखो स्मॉलेस्ट साइड है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन P जो है H से छोटा होगा, इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि P H से छोटा है। और अगर P H से छोटा है तो हम कह सकते हैं ये हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन देगा। H अगर डिनोमिनेटर, आपने पढ़ा है ना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन वन। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, वन से छोटा होता है, वन से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन आती है, एक सर्टेन कंडीशन जहां पे वन के बराबर भी हो जाता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा वन के बराबर भी हो जाता है, लेकिन साइन थीटा कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि साइन थीटा ऑलवेज इन प्रॉपर फ्रैक्शन। साइन थीटा हमेशा किस में रहेगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा तो वन से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब साइन की वैल्यू वन से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन साइन की वैल्यू निगेटिव भी होती है। अच्छा, निगेटिव में अगर P बाई एच लिखता हूं तो निगेटिव में P बाई एच की वैल्यू वन से छोटी ही होगी। इसका मतलब -1 से छोटी होगी, ठीक है, -1 से छोटी होगी। क्या ऐसा है, नहीं, -1 से बड़ी होगी। -1 से छोटा का मतलब -2 -3, ये सब -1 से छोटा है, तो -1 -2 तो हो नहीं सकता। तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, और -1 और 1 भी होती है। साइन की वैल्यू हम कह सकते हैं, साइन का जो रेंज होगा ना, साइन का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होगा, और इक्वल भी होगा, -1 और 1 के बीच बीच में वही होगा, और वह इक्वल भी होगा। यहाँ पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझ रहे हो, क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 इसकी वैल्यू होती है। इसका जो रेंज होता है -1 to 1 होता है। इट इज क्लियर, -1 to 1 होता है। ऐसा क्यों है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता, अगर -1 to 1 लिखा होता यहाँ पे और ओपन ब्रैकेट लगाया होता, इसका मतलब ये होता कि -1 और 1 के बीच में लाई करता, -1 और 1 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, -1 और 1 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। ये बात आपको समझ में आई। साइन की वैल्यू -1 to 1 लाई करेगी, और कोसाइन की वैल्यू, अच्छा कॉस की वैल्यू क्या होता है, अब कॉस को भी लगे हाथ देख लो, B बाई एच। अच्छा ये बताओ, कॉस की वैल्यू भी तो वही होगा ना, H डिनोमिनेटर है और H सबसे बड़ी साइड है, और सबसे बड़ी साइड अगर है, अगर सबसे बड़ी साइड कोई भी है डिनोमिनेटर में, तो वो भी तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और अगर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू भी -1 to 1 लाई करेगी। तो कॉस और साइन दोनों का रेंज सेम होता है। कॉस की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, साइन की वैल्यू भी हमेशा 1 और -1 के बीच में भी लाई करेगी। इसमें साइन और कॉस का आपको रेंज पता चल गया कि -1 से 1 तक ही होता है, और कॉस की वैल्यू भी -1 से 1 तक होती है। इट इज क्लियर और नॉट, इट इज क्लियर और नॉट, ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत बेसिक सा है,
साइन और कॉस की वैल्यू किस किस रेंज में लाई करती है, इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसका, टैन और कॉट का। देखो टैन की बात करें, टैन क्या होता है, देखो अभी मैं इसको ग्राफिकली भी समझाऊंगा, ठीक है, आगे चल के मैं इसको डिटेल में बिल्कुल डिस्कस हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस हो रहा है, तो यहाँ पे हम तुरंत भागेंगे नहीं, ध्यान देना। यहाँ पे हम एक एक चीज को बिल्कुल मतलब डिकोड करते चलेंगे सारी चीजों को, आपको जिससे कि इनको पहचानने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप इनको सही तरीके से पहचानते हो तो इसके क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन करने में तब प्रॉब्लम होती है जब आप इनका बेसिक नहीं जानते, बस आप डायरेक्टली ये दो तीन फार्मूला मिल गया और उस फार्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, आप बेसिक जानते ही नहीं हो। अगर आप बेसिक ही नहीं जानते तो कैसे सॉल्व करोगे आप कैसे, आप क्वेश्चन को, जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया तो वो सॉल्व नहीं होते आसानी से। लेकिन अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से जानते हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो टैन और कॉट को समझते हैं। पहले तो हम इसको बिल्कुल इसका जो रेशियोज है ना, रेशियोज को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या क्या हो सकती है। तो टैन की बात करें तो टैन की वैल्यू पी बाई बी होती है। अब आप ये बताओ कि P बाई बी, P कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि P और B, मतलब यहाँ पे ये नहीं, देखो हमको पता नहीं कि P बराबर भी हो सकता है B के, P बड़ा भी हो सकता है B के, और P छोटा भी हो सकता है B से, और P बहुत बड़ा हो सकता है किससे, B से। P और B में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा का मतलब जैसे मान लो B हो गया 0.0001, ठीक है, और P हो गया मान लो 53, ऐसा हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। इसी तरह से P बहुत छोटा हो गया, P क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, और B बहुत बड़ा हो गया कंपेयर में P के। अब इससे भी बहुत छोटी वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू निगेटिव में भी ऐसा हो सकता है, बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे ना कोई फिक्स नहीं है, जैसे डिनोमिनेटर जब सबसे बड़ा हो जाता था ना, उस समय हमको पता चल गया 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये क्लियर पता चल गया। लेकिन टैन कॉट में ऐसा कुछ नहीं है, टैन कॉट में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बड़े या छोटे हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, और छोटा बड़ा भी हो सकता है न्यूमिनेटर बड़ा हो बराबर मतलब डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर बड़ा हो इससे न्यूमिनेटर से। तो कोई भी यहाँ पे कुछ भी इक्वलिटी या इनइक्वलिटी पॉसिबल हो सकती है। अगर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और कुछ भी का मतलब होता है इनफाइनाइट हो सकती है। टैन की और कॉट की, कॉट की बात करें तो कॉट भी क्या होता है, कॉट भी बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। तो यहां भी पी और बी के बारे में तो वही चीज है ना, जिस तरह से टैन के बारे में, टैन में पी और बी बराबर भी हो सकते हैं, पी और बी बड़े भी हो सकते हैं, पी बड़ा हो सकता है बी से और पी छोटा भी हो सकता है बी से। तो टैन और कॉट की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं टैन और कॉट की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इसका रेंज होगा। इट इज क्लियर और नॉट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इसका रेंज होगा पी किसका, टैन और कॉट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी और बी हमको पता नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक और कोसेक की बात करते हैं। सेक की बात करें, सेक की बात करें तो क्या होगा, बी बाई, देखो सेक की बात करें तो सेक की वैल्यू क्या होती है, पता है आपको सेक की वैल्यू क्या होती है, देखो सेक की वैल्यू होती है एच बाई बी, एच बाई बी। अब ये क्लियर है कि एच सबसे बड़ा साइड होता है, ये तो क्लियर है ना, एच सबसे बड़ी साइड होती है, एच सबसे बड़ी साइड होती है, और बी उससे छोटी होगी। इसका मतलब ये सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा कि नहीं, हमेशा 1 से बड़ा होगा, सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक, 1 से बड़ा होगा। लेकिन एक कंडीशन और आएगी, मान लो ये निगेटिव हो गया, एच और बी में से कोई भी निगेटिव हो गया, एच और बी में से कोई भी निगेटिव भी हो सकता है, तो सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू -1 से क्या होगी, -1 से छोटी हो जाएगी, सेक की वैल्यू -1 से छोटी हो जाएगी। इसका मतलब सेक की वैल्यू या कोसेक की वैल्यू,
कोसेक की वैल्यू या सेक की वैल्यू दोनों -1 से बड़ी हो सकती है, मतलब 1 से बड़ी हो सकती है या -1 से छोटी हो सकती है। 1 और -1 के बीच में ये लाई ही नहीं करेगी। सेक और कोसेक की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी ही नहीं। और अगर 1 और -1 के बीच में ये लाई ही नहीं करती तो हम कह सकते हैं कि सेक और कोसेक की वैल्यू, हम कह सकते हैं कि -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू, मतलब -1 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी। मतलब सेक की वैल्यू एक भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगी ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है? -1 और 1 के बीच में लाई करती है और -1 और 1 भी हो सकती है। टैन और कॉट की वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक की कुछ भी हो सकती है। सेक और कोसेक की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई नहीं करती और कुछ भी हो सकती है। -1 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बस -1 से 1 के बीच में एक भी वैल्यू लाई नहीं करेगी। अगर मैं कहूँ sec थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। sec थीटा इक्वल टू 1/2, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँ sin थीटा इक्वल टू 3, this is also completely wrong because sin theta is always between -1 and 1. ओके, तो ये था आज हम रेशियोज के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किए थे रेशियोज को, और रेशियोज को और भी इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम, लेकिन अभी के लिए हमने रेशियोज को और रेशियोज के माध्यम से, रेशियोज के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यू डिफाइन की कि किस उसका रेंज क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसका रेंज क्या है, इसको हमने क्लियर किया आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर इसको फॉलो करते हो, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं होगी, 25 मिनट की क्लासेस होगी, बहुत टाइम नहीं होता 20-25 मिनट। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और आप लगातार ऐसे जुड़े रहोगे तो आपको ये टॉपिक, ऐसे ऐसे और भी टॉपिक्स जो हैं पूरी तरह से क्लियर होते रहेंगे। कोई भी एक भी डाउट नहीं बचेगा। अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड कर सकते हो डाउट को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।